प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा, कृषि कानून किसानों के लिए बंधन नहीं विकल्प हैं। विरोध की बजाय इसके कंटेंट और इंटेंट पर हो चर्चा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से होगा शुरू। कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में फतेहाबाद में अधिकारियों ने लगवाई वैक्सीन। कहा, टीकाकरण के बाद नहीं हुई कोई परेशानी। और जींद में मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। पांडु पिंडारा तीर्थ स्थान पर करवाया गया विकास कार्य। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। सदन में उन्होंने नए कृषि कानूनों को एक जरूरी कदम बताते हुए कहा कि हमारी सरकार कृषि सुधारों की वकालत की पक्षधर है। आंदोलन पर बैठे किसान भ्रम और अफवाहों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षियों को इसके विरोध की बजाय इसके कंटेंट और इंटेंट पर चर्चा करनी चाहिए थी। दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसान आंदोलनकारियों का सम्मान करती है और उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। उनकी शंकाओं को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के बाद कोई मंडी और एमएसपी बंद नहीं हुई है, बल्कि एमएसपी में वृद्धि हुई है। ये कानून कोई बंधन नहीं है, बल्कि किसानों को विकल्प देते हैं। कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती है, आदर करती रहेगा। न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है, एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है। किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए। जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि विश्व में जहां कोरोना के सामने बड़े बड़े देशों ने घुटने टेक दिए, वहीं देशवासियों के आत्मबल और सहयोग से हमने ये लड़ाई जीत ली है। इसमें सफाई कर्मियों और एम्बुलेंस चालकों ने भी काफी योगदान दिया। क्योंकि वो डॉक्टर्स, वो नर्स भगवान का रूप बन के आए थे। क्योंकि वो डॉक्टर, वो नर्स अपने छोटे छोटे बच्चों को शाम को घर लौटूंगा कह करके जाते थे। 15-15 दिन तक लौट नहीं सकते थे, वो भगवान का रूप लेकर के आए थे। हम कोरोना से जीत पाए क्योंकि ये हमारे सफाई कर्मचारी, मौत और जिंदगी का खेल उनके लिए भी था। लेकिन जिस मरीज के पास कोई नहीं जा सकता था, मेरा सफाई कर्मचारी वहां जाकर के उसको साफ सुथरा रखने का प्रयास करता था। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा। ये निर्णय चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों के चयन होने पर सरकार की तरफ से खिलाड़ियों की खुराक, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बैठक में महेंद्रगढ़ जिले के अटेली में रोड को टोल टैक्स मुक्त करने का भी फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित होने वाले ऑटो रिक्शा और टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट दिए जाने पर सहमति बनी है। कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए
सबसे पहले तो जो बजट सेशन है वो 5 मार्च से शुरू होगा। जो भी फाइनल होगा वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है टाइम तो फाइनल, लेकिन वो टाइम निश्चित कर देंगे। और दूसरा हमने एक निर्णय और बड़ा महत्वपूर्ण दिया है कि जो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनके लिए हमने निर्णय लिया कि जो भी उसमें सेलेक्ट होते हैं ओलंपिक में जाने के लिए, तो उनको 5 लाख रुपए हम तैयारी के लिए देंगे। पहले तो उनको किसी प्रकार का कोई किट या और चाहिए तो तैयारी के लिए, तो उनको 5 लाख रुपए का हमने एक प्रावधान रखा है कि हम 5 लाख रुपए उनको एडवांस देंगे। एक हमने निर्णय लिया कि जो एनसीआर में जो भी व्हीकल आते थे, चाहे वो कार थी, चाहे 3 व्हीलर था या दूसरे 4 व्हीलर था, जो भी था, उन पे हमारे यहाँ टैक्स था। लेकिन आज हमने उसमें भी निर्णय लिया कि उनको हमने एनसीआर में जो भी व्हीकल आएगा उसको हमने टैक्स से मुक्त करने का फैसला लिया। महेंद्रगढ़ में जो एक टोल प्लाजा था उससे हमने टोल जो है वो उसका वापस ले लिया। अब उस पर टोल की व्यवस्था नहीं रहेगी, टोल नहीं लगेगा उस पर। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल विभाग में निदेशक, उप निदेशक और कोच के पद सृजित किए जाएंगे और इन पदों की उम्मीदवार की आयु सीमा 42 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष की जाएगी। उन्होंने बताया कि हैफेड की तरफ से प्रदेश के 8 जिलों में अनाज के भंडारण के लिए 16 जगहों पर गोदाम बनाए जाएंगे। बैठक में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार से हमने उनको बढ़ावा देने के लिए नए नियमों के अनुसार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने ग्रुप ए में उप निदेशक के 50, ग्रुप बी में वरिष्ठ कोच के 100 व कोच के 150, ग्रुप सी में जूनियर कोच के 250 पद स्वीकृत किए हैं। इसी के साथ सरकार ने जो अनाज है वो ठीक तरीके से सुरक्षित रहे उसके बारे में हमने निर्णय लिया। एफेड जो है वो 16 स्थानों पे गोदाम का निर्माण करेगा, जिसमें 2,72,726 मीट्रिक टन की जिसकी क्षमता होगी और 113 करोड़ 3 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च होगा। ये हम सेंटर से लेंगे, 7 साल में इसको हम अदा कर देंगे। कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में फतेहाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण करवाने के बाद नायब तहसीलदार भजनलाल ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कार्यालय में ही वैक्सीनेशन सेंटर बन जाने से सभी अधिकारी और कर्मचारी के वैक्सीनेशन में सुविधा हो रही है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवम गुप्ता ने बताया कि दूसरे चरण में पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है। वैक्सीन लगी है और मैं स्वस्थ हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। और मैं बाकी आम लोगों से भी अपील करता हूँ कि वैक्सीन का इंजेक्शन जरूर लगवाएं, इस महामारी से बचें। स्टार्ट हो चुका है हमारी वैक्सीनेशन का और यहाँ पे हमारे हेल्थ वर्कर इसके पैदल काम करते हैं, हमारे पुलिस कर्मी भाई हो गए या हमारे एसडीएम ऑफिस के वो हो गए, हमने सबकी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे अब हम एसडीएम ऑफिस आए हैं, यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं जो पूरे कांटेक्ट में आते लोगों के, उनकी वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से हो रही है, उनकी पूरी कोऑपरेशन हमें मिल रही है। रेडर तहसीलदार ऑफिस रतिया, मैंने कल कोविड-19 का टीका लगवाया था, जो बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई और ठीक महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल बढ़िया है, हर आदमी को ये लगवाना चाहिए ताकि महामारी से बचा जा सके। आज कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई है, जिससे मुझे अभी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि शायद इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे, पर ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि सभी को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है, जिससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरी सभी हमारे साथी भाइयों से अपील है कि आप भी टीका लगवाएं। इसका सरकार से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जींद के ऐतिहासिक गांव पांडु पिंडारा तीर्थ में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। मनरेगा योजना के जिला नोडल अधिकारी सुरेश ढांडा ने बताया कि योजना के तहत 8,60,000 की राशि से पिंडारा गांव में 5 तालाब बनवाए जा रहे हैं। इससे जहां तीर्थ व गांव के गंदे पानी की निकासी की समस्या का स्थायी समाधान होगा, वहीं आसपास के खेतों को सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इससे पंचायत की आमदनी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
गंदा पानी जो इसका गांव का है वो सारा इकट्ठा यहाँ होता है। उसके बाद ये 5 तालाबों में जाके और ये बाद में फिर खेतों में सिंचाई होती है। इसका आज मेंटेन का इसका जो काम कर रहे हैं 8,60,000 इसका जो बस इसका मस्टोल निकाला हुआ है। और ये जितने भी मजदूर हैं ये गांव पिंडारा के और धोड़ी के मजदूर हैं और इनको मनरेगा स्कीम के तहत इनमें दिहाड़ी मिलती है और ये बहुत खुश हैं। इसके लिए हम भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मनरेगा की खंड परियोजना अधिकारी रेखा ने बताया कि योजना के तहत पिंडारा और अशरफगढ़ गांव के 97 लोगों को यहां काम दिया गया है। मनरेगा मजदूरों ने बताया कि योजना से उन्हें गांव में ही रोजगार मिल गया है और राशि सीधे उनके खातों में आ जाती है। यहाँ गांव पे काम चल रहा है, 8,60,000 रुपए का प्रोजेक्ट है ये। इस पे काम करते हुए 2 गांव की लेबर है, पिंडारा और अशरफगढ़। इनको फायदा ये हुआ है कि कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता काम के लिए, गांव में घर की घर में कह सकते हैं इनको काम मिल रहा है। दूसरा ये है जो बेनिफिट है, इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, अमाउंट जो है इनके अकाउंट्स में आता है डायरेक्ट, बीच में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मनरेगा स्कीम ऐसी स्कीम है जिसे जो गांव का पलायन है वो रुका है और इसमें मजदूरों को बहुत फायदा हुआ है। जो पहले गांव के मजदूर लोग थे वे शहरों में पलायन करते थे, लेकिन मनरेगा स्कीम ने एक ऐसा काम किया है जो गांव में मजदूरों को काम मिला है और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई है। इसलिए हम मनरेगा स्कीम का बहुत बहुत तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। स्कीम का हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस काम से हमारा रोजगार भी चल गया। हम पहले घर पर बैठे हुए भसगर का काम करते थे और इस मनरेगा के काम से हमें बहुत लाभ भी हुआ है। ये मनरेगा का काम मिला हुआ है। हम इससे भारत सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और इससे हमें बहुत लाभ हुआ। तो जो सभी बहनों को ये काम मिला है, रोजगार मिला है, हम भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर नरवाना के सिंसर निवासी सुल्तान सिंह पारंपरिक खेती के स्थान पर मशरूम की खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। सुल्तान सिंह ने किसान प्रशिक्षण केंद्र सच्चाखेड़ा व हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से प्रशिक्षण लिया। वे अब 1 वर्ष में 300 से 400 क्विंटल तक मशरूम का उत्पादन करते हैं। किसान सुरेश मान ने बताया कि मशरूम की खेती किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय है और इसकी खेती पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से होती है। उन्होंने बताया कि गर्मी में भी मशरूम का उत्पादन हो सके, इसके लिए उन्होंने अपने फार्म हाउस पर एयर कंडीशनर भी लगवाया है। ज्ञान भी नहीं था, फिर ही हमारे को कोई घाटा नहीं हुआ, बहुत फायदा ही फायदा हुआ। मैं किसानों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि दूसरी खेती पर इतना ध्यान न देकर ऐसी खेतियों पर ध्यान दे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सप्लाई में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरसा, अम्बाड़ा, दिल्ली घर से भी लेकर जाते हैं। अगर ज़्यादा माल हो तो, कम हो तो 1-2 किसान इकट्ठा होकर के फिर एक जगह दे जाते हैं जाकर। तो ये गज्जों के हिसाब से ज़मीन यूज करते हैं, तो इसमें आप 2500 बैग है जो, उसमें तकरीबन लेबर, खाद और पैकिंग ऑल ओवर खर्चा बचा के तकरीबन 2500 बैग 2 से 2.5 लाख रुपए तक किसान को शुद्ध प्रॉफिट खर्चा निकाल के दे देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 66 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11,067 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13,000 से अधिक और लोगों के स्वस्थ होने के बाद कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.27% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि 1 करोड़ 5 लाख से भी अधिक कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,41,511 रह गई है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वावधान में कैथल के बाता गांव में किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में कृषि उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद ने कहा कि किसानों को कृषि आधारित व्यावसायिक धंधे जैसे मधुमक्खी पालन, पशुपालन, फलों, सब्जियों, मशरूम की खेती कर आमदनी में बढ़ोतरी करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसान उत्पादक संगठन को सब्सिडी पर आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अलावा वे अपनी फसलों का भंडारण कर बाद में अच्छी कीमत पर फसल बेच सकते हैं।
और उस तरह की भी चीज़ें पैदा करें सीजनल, और साथ साथ अपना पूरा नेटवर्क बनाएं। जैसे मशरूम कल्टीवेशन वाले हैं तो वो एक एफपीओ के थ्रू एक अलग अलग ड्यूटीज दें लोगों को, जैसे कंपनी काम करती है उस कंपनी के रूप में काम करेंगे। विभाग हो, केवीके हो, बागवानी विभाग हो, हमेशा हम कहते हैं कि किसान को अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उसको कृषि आधारित व्यावसायिक धंधे अपनाने पड़ेंगे। इसमें मशरूम है, मधुमक्खी पालन है, डेयरी फार्मिंग है और दूसरे भी कई धंधे हैं। किसानों ने बताया कि इस गोष्ठी से उन्हें कृषि की नई तकनीकों की जानकारी मिली है। इनसे हमें जानकारी मिली है जी, जो भी एक तो ऑर्गेनिक खेती करो उसमें सभी को फायदा होगा। खाने पीने हमारे खराब हो चुके हैं, बाकी भूमिहीन को ही एक ऐसी चीज करनी पड़ेगी। भूमि हमारी कम होती जा रही है और कम होने की वजह से हम उतना मुनाफा नहीं ले सकते किसी से भी। हम तो यही कहेंगे कि देसी खाद या और ऑर्गेनिक चीज़ इस्तेमाल करें, और जैसे कि लस्सी का प्रयोग करना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि लस्सी से कीटनाशक दवाई बनती है, इससे कीड़ा नहीं होता। कृषि विभाग के और बागवानी विभाग के अधिकारी आए, उन्होंने बताया कि अपनी फसल को प्रोसेस करके जो छोटे सोर्स है जैसे कि ऑर्गेनिक आउटलेट है, थोड़ा थोड़ा उन पे बेचना स्टार्ट करें तो उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी होगा, एक अच्छी मार्केट भी होगी और फार्मर को मतलब कि आगे का फ्यूचर भी सेट होगा। और बार बार आने वाली समस्या जो मार्केट के अंदर उत्पाद नहीं बिक रहा, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, उनकी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बेचने के लिए तैयार हो जाता है जी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा, कृषि कानून किसानों के लिए बंधन नहीं विकल्प हैं। विरोध की बजाय उसके कंटेंट और इंटेंट पर हो चर्चा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से होगा शुरू। कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में फतेहाबाद में अधिकारियों ने लगवाई वैक्सीन, कहा टीकाकरण के बाद नहीं हुई कोई परेशानी। और जींद में मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को मिला रोजगार। पांडु पिंडारा तीर्थ स्थान पर करवाया गया विकास कार्य। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।